बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। पाकिस्तान की सारी सहाफ़ती बरदरी और पाकिस्तान के तमाम जो जी शऊर लोग हैं वो सब के सब सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब की जो अलमनाक मौत है कीनिया में, उस पर बहुत गमज़दा हैं, बहुत परेशान हैं। और सियासी और सहाफ़ती हलकों में ये सवाल ज़ेर बहस है कि क्या इसकी कोई अदालती तहकीकात होंगी या नहीं होंगी। तो आज हम इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा कुछ सियासी मौज़ूआत हैं। कुछ हल्के ये कह रहे हैं जी कि वफाकी हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। ये दोनों पार्टियां तो मान नहीं रही, तो फिर मुज़ाकरात कैसे हो रहे हैं। और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो तफसीली फ़ैसला है इमरान खान साहब के बारे में, वो भी सामने आ गया। उससे भी कुछ कानूनी सवालात पैदा हुए हैं, तो उन पर भी बात करेंगे। तो गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मियाँ जवेद लतीफ़ साहब, वफाकी वज़ीर हैं, जनाब शुएब शाहीन साहब, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, और मज़हर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साबिक सेक्रेटरी जनरल हैं। उनसे भी हम बात करेंगे। तो पता नहीं ये किसी ने अरशद शरीफ को ये सवाल क्यों पूछा कि अगला नंबर किसका है, और अरशद शरीफ साहब ने ये जवाब दिया कि पता नहीं अगला नंबर किसका है। जो रात कब्र में आनी है वो कब्र में ही आनी है, वो कब्र से बाहर नहीं आ सकती। जवेद लतीफ़ साहब, वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पे मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आप नहीं समझते कि अरशद शरीफ की जो मौत है बड़े पुरसरार हालात में हुई है, तो इसकी इंक्वायरी के लिए एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए? देखें हामिद मीर साहब, पहले तो बात यह है कि मुझे इंतहाई दुख है आपकी तरह, बाकी साफ़ी बरदरी की तरह, और उनके लवाहकीन जो हैं यकीनन एक बहुत बड़ा उनके लिए सानिया है। और हम भी बेटों वाले हैं, औलाद वाले हैं, मतलब इस तरह कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। इंतहाई सदमा है। जहाँ तक तल्लक है इंक्वायरी का, तो मैं समझता हूँ कीनिया के जो हुकूमत है, जो उनकी अपनी रिपोर्ट आए उससे हट के भी हुकूमत वक्त को भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तय तक पहुँचने के लिए, हकीकी तय तक पहुँचने के लिए हम ज़रूर करेंगे, और हमें करना भी चाहिए, ताकि जो सवाल उठ रहे हैं, और ख़ास तौर पर आपको इल्म है कि सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं, तो हमें अपनी कौम को मुतमिन करने के लिए, हमें साफ़ी बरदरी को मुतमिन करने के लिए ये इंक्वायरी हर हाल में करवानी चाहिए। अच्छा जी, शुएब शाहीन साहब, सबसे पहले तो आपकी तरफ से ये सुबह डिमांड आई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। फ़र्ज़ करें कि अगर जुडिशल कमीशन बन जाता है तो फिर उसमें कौन कौन शामिल होगा? देखें, जुडिशल कमीशन जब बनेगा तो जुडिशल कमीशन की असिस्टेंस के लिए वो तमाम इदारों को, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को, पाकिस्तान से कोई इन्वेस्टिगेशन के एक्सपर्ट्स को भी वो शामिल कर सकते हैं। क्योंकि जब जुडिशल कमीशन होगा तो उसके पास पूरी पावर्स होंगी, वो कहीं से भी एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं, वो उन तमाम लोगों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, वो इंगेज कर सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल के लोगों को भी, जो क्राइम से इन्वेस्टिगेशंस के एक्सपर्ट्स हों, उनको अपने साथ मुआवनत के लिए शामिल कर सकते हैं। तो इस लेवल का जब होगा जिसके ऊपर एटलीस्ट उनके वरसा को और इंडिपेंडेंट लोगों को और जर्नलिस्ट को और इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को इसके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, ताकि वो जो भी वो रिपोर्ट सामने आए और उसके ऊपर लोगों का भरोसा हो। क्योंकि देखें ना, अब इस वक्त जिस पुरस्कार हालत में वो यहाँ से गया, उसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा। यहाँ से भागने के बाद जब वो यूएई में था तो यूएई की गवर्नमेंट ने भी वो उसको निकाला और उनको कहा जी या हम आपको वापस भेजेंगे या आप मुल्क छोड़ दें। उसने फिर यूके के लिए अप्लाई किया और वहाँ भी उसको इस बात पे रिफ्यूज़ल हुई कि जनाब अपने मुल्क में जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। वो भी ये कहा जाता है, ये जो कुछ उनके करीबी ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि वहाँ भी अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल हुआ। अब ये जिन हालात में वो बग़ैर वीज़े के, चूँकि कीनिया बचता था या एक आध कोई और मुल्क जहाँ वो जा सकता था, वहाँ गया, और वहाँ जाने के बाद जिस अंदाज में मर्डर हुआ, अब उसकी अगर डेड बॉडी देखें, अगर तो गोली लगती पीछे से, आगे से, कहीं से भी, उनके सर के ऊपर से, यानी अगर गाड़ी में जा रहा है तो गाड़ी में अगर पीछे बैठा है या फ्रंट सीट पे बैठा हुआ है, ना ड्राइवर को गोली लगती है ना किसी और चीज़ को कोई डैमेज होता है, और लाश 75 किलोमीटर दूर जा कर के मिलती है उसकी, और जो सर के ऊपर से गोली लगना, इट इज़ डेंजरस। ये सारा सस्पिशस किस्म की जो एक सूरत हाल है, इसमें सवाल तो फिर उठेंगे। और मैं समझता हूँ कि देखें, अरशद शरीफ का सिर्फ एक सहाफ़ी का ये मर्डर नहीं है,
हमारे पाकिस्तान की जो इंडिपेंडेंट जो आपकी है आपके जर्नलिज्म, उसके ऊपर सवाल आए हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर सवाल आए हैं। हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी, ये है एक ने मुकदमा कर दिया, 27 मुकदमों में इमरान खान के ख़िलाफ़ 27 FIR कट गई। अभी आखिरी जो थी वो 780 के FIR थी। ये हमारी पॉलिटिक्स है, चलती रहेगी, हमारी यहाँ कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन जिस अंदाज में एक इंडिपेंडेंट सहाफ़ी को मर्डर किया गया, इसको अगर जुडिशल इंक्वायरी ना हुई तो इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, इर्रेस्पेक्टिव के पाकिस्तान का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है इन दी शेप के हमारा एक बेहतरीन सहाफ़ी जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया। लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान ये होगा कि जिस दिन आप कश्मीर की बात करेंगे, अगले आपके सामने इस तरह की सिचुएशन रख देंगे कि आपके अपने मुल्क में क्या ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन। अच्छा जी, मज़हर अब्बास साहब ये बताएं कि जो कीनिया की पुलिस का जो अभी तक मौक़िफ़ सामने आया है, वो कीनिया की पुलिस का मौक़िफ़ जो है वो उसके बारे में आप मुतमिन हैं? शुक्रिया मीर साहब। सबसे पहले तो मैं इस वाक़े पे मुझे बहुत शदीद जो है रंज भी है, गम व गुस्सा भी है। ये हादसा है, ये कत्ल है। सबसे अहम बात यह कि अरशद शरीफ पाकिस्तान में क्यों नहीं है, और ये सवाल उस तहकीकात के इब्तिदा में शुरू होना चाहिए कि क्योंकि सर्कमस्टांसेस हम देखते हैं कि किन सर्कमस्टांसेस में वो यहाँ से गया, वो कहाँ कहाँ गया, क्यों गया, वो सेल्फ एग्ज़ाइल में क्यों चला गया। तो उसकी तहकीकात, जब भी कोई तहकीकात हो, वैसे हामिद मीर साहब, मैं और आप जानते हैं कि माजी में जो तहकीकाती कमीशन हुए उनकी रिपोर्ट आज तक हमें नज़र नहीं आई। चाहे वो हयातुल्लाह का केस हो, सलीम शहजाद का केस हो, दीगर केस हो, हत्ता ये कि आप पे जो भी हमला हुआ था उसकी तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट भी हमें नहीं नज़र आई। उसके नतीजे में जो तजावीज़ दी गई थी वो भी नहीं आई। लेकिन इस केस में जो कीनिया की पुलिस की जो रिपोर्ट आई है सामने, जो उनका वर्जन आया है, मैं बिल्कुल भी उससे मुतमईन नहीं हूँ। मेरा ख्याल है ये बिल्कुल एक टिपिकल पुलिस वर्जन है जो हम माजी में हम अपनी यहाँ देखते रहते हैं कि जिस तरह का पुलिस वर्जन आता है। अभी जिस तरह हमारे कोलीग बात कर रहे थे कि ये देखना है कि गोली कहाँ से लगी। मुझे नहीं पता ऑटोप्सी हुई है, अगर ऑटोप्सी हुई है तो उसमें आपको बड़ा आसानी से पता चल जाता है कि ये गोली क्लोज रेंज से मारी गई है या दूर से मारी गई है। ठीक है। अगर क्लोज रेंज से मारी गई है तो ये केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी नहीं हो सकता। ठीक है। और फिर ये कि सिर्फ उसी को क्यों गोली लगी। और ये दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि क्या जिन लोगों ने गोली मारी है, चाहे अगर वो पुलिस वाले हैं, तो क्या वो गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने मारी है गोली? बिल्कुल ठीक। या हमने वो केस कीनिया की पुलिस ने ये कह के क्लोज कर दिया कि नहीं जी ठीक है, गलत आदमी मार दिया गया, गलती से गलती हो गई और मामला ख़त्म हो गया। मेरा ख्याल है जुडिशल कमीशन से ज़्यादा एक जॉइंट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। ठीक है। पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज और उनकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज प्लस, क्योंकि बहुत से सवालात यहाँ भी उठ जाते हैं, तो बेहतर ये है कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट, कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इनकी कोई जॉइंट फैक्ट फाइंडिंग इन्वेस्टिगेशन हो। मैं आपको, क्योंकि हम उसको जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें देखना है। मैं आपको बता दूं कि RS रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, उनके लोगों से मेरी बात हुई है तो उन्होंने कीनिया में जो उनके नुमाइंदे हैं उनको ऑलरेडी कह दिया है कि आप फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट एक बनाएं और हमें दें, और उसके बाद फिर वो 3-4 बाकी जो तंजीमें जिनका आप नाम ले रहे हैं इनके साथ मिलके भी वो एक रिपोर्ट बनाएंगे। और अगर वो रिपोर्ट पहले आ जाती है और पाकिस्तान में कोई अदालती कमीशन नहीं बनता, कोई जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं बनती और उसकी रिपोर्ट नहीं आती, तो एक नया मसला भी खड़ा हो सकता है। अच्छा, हमारे साथ सेनेटर अली ज़फ़र साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अली ज़फ़र साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। अली ज़फ़र साहब एक कीनिया के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मार्वन वर्ड स्मिथ। इन्होंने आज एक ट्वीट किया, वो कह रहे हैं, हु वर कीनियन पुलिस लुकिंग फॉर when they shot Pakistani journalist Arshad Sharif in what they are describing as mistaken identity. I refuse to buy the story that he was shot trying to go past the roadblock by force. That's not a journalist trait in a foreign country. तो जो कीनिया के सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो भी अपनी पुलिस का जो मौक़िफ़ है उसको तस्लीम करने से इनकार कर रहे हैं। मुझे आप ये बताइए कि अगर पाकिस्तान में कोई अदालती कमीशन बनता है या कोई जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनती है तो उसमें किन किन लोगों को या इदारों को शामिल होना चाहिए?
जी देखें, आई थिंक सबसे पहली तो हामिद मीर साहब इसमें, और मैंने ये जो आपने जर्नलिस्ट का जिक्र किया, इसके अलावा भी कीनिया में बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो कि अपनी पुलिस को कह रहे हैं कि एक असैसिनेशन स्क्वाड बन गई है, यानी कि हायर्ड असैसिन्स हैं। और ये एक नहीं, काफ़ी सारे जर्नलिस्ट ने ये बात की है। तो हो सकता है उधर की कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां आप इन स्नाइपर्स या इन लोगों को हायर करके असैसिनेशंस कराते हैं। तो आपने अभी आपके पैनल पे मैं सुन रहा था, बड़ी अच्छी सजेशंस हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी मे बी इवन यूएन लेवल पे ये इन्वेस्टिगेटिंग टीम होनी चाहिए। हमारी भी जाए, यहाँ से फौरन जानी चाहिए, बल्कि अभी तक मेरे ख्याल रवाना हो चुकी होनी चाहिए कि हमारी टीम भी, जिसमें जो भी रेलेवेंट एक्सपर्ट्स हैं, रिटायर्ड हों या प्रेजेंट हों, सर्विंग हों, उनको फौरन भेजना चाहिए। और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी लिखना चाहिए हमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे कि वो भी अपनी इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स भेजें, क्योंकि ये सारी जो प्रूफ्स हैं और जो वहाँ की कार्रवाई वो ख़त्म हो जाएगी अगर डिले हो गया। इन्वेस्टिगेशन तो इमीडिएट होनी चाहिए, वरना उसमें बड़ी तब्दीलियाँ भी आ सकती हैं अगर कोई इन्वॉल्व हैं। तो ये तो एक फर्स्ट स्टेप है। दूसरा, मैं आज सुबह अदालत में था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो एक पिटिशन फाइल हुई थी सुबह सुबह ही 9:30 बजे, जिसके अंदर ये रिक्वेस्ट की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि आप कमीशन अपॉइंट करें। तो उसमें भी नोटिस किए गए हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री को और हुकूमत के मुख्तलिफ एहलकारों को कि वो आके तो ये प्रोब करें, लेकिन वो पाकिस्तानी कमीशन का इस वक्त इतना सेंस नहीं बनता। वो तो बाद में जाके बननी ही चाहिए और उसको देखना चाहिए। अभी चूंकि सब कुछ बाहर है, तो फर्स्ट स्टेप इज कि हम इन्वेस्टिगेशन वहाँ कंप्लीट करें। और वहाँ बेहतर ये होगा कि क्योंकि हमारे लोगों को इतनी रिसोर्सेज नहीं होंगी हमारी इन्वेस्टिगेटिंग टीम को जाने की, तो जिस तरह अभी फरमा रहे थे कि एक तो जर्नलिस्ट वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी उधर करें, और दूसरा ये इंटरनेशनल यूएन के लेवल पे भी ये होनी चाहिए। जिस तरह हमने देखा था कि जब वो मुख्तलिफ जर्नलिस्ट को असैसिनेट किया गया है इजराइल में भी और दूसरी जगहों पे भी, तो फौरन इंटरनेशनल एजेंसीज भी पहुंच गई थी। ठीक है, तो हमें भी ये मेरा ख्याल है होना चाहिए, फिर हमें पता चलेगा कि इसकी आगे प्रोब जो हमारी कमीशन कर सके वो फिर उसके बेसिस पे कर सकेगी। अच्छा अली ज़फ़र साहब, अब एक मेरा दूसरा सवाल है आपसे, क्योंकि आप इन केसेस को डील भी कर रहे हैं। आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो इमरान खान के साहब के बारे में तफसीली फ़ैसला है वो आ गया सामने, और उसके बाद फिर उनको इलेक्शन कमीशन ने जो मियाँ वाली की उनकी सीट है वहाँ से उनको डी नोटिफाई भी कर दिया। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि 30 अक्टूबर को कुरम एजेंसी में एक बाई इलेक्शन हो रहा है कौमी असम्बली का, तो क्या इमरान खान साहब अब 30 अक्टूबर का जो बाई इलेक्शन है उसमें हिस्सा ले सकते हैं? जी, मेरी नज़र में ले सकते हैं। मैंने बल्कि ये खदशा रेज किया था आज कोर्ट में, अदालत में, और मैंने ये कहा था कि हो सकता है वहाँ रिटर्निंग अफसर को कोशिश करें ओपोनेंट्स के वो इस ऑर्डर पे रिलाय करके, इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर पे रिलाय करके इमरान खान साहब को रोकने की कोशिश करें कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, वो डिस्क्वालीफाई हो गए। लेकिन अदालत ने मेरा जो मौक़िफ़ था वो उसको एक्सेप्ट किया और कहा कि उनके भी मुताबिक ये ऑर्डर जो है ये सिर्फ मियाँ वाली सीट को अप्लाई करता है, उसको डी सीट करता है इमरान खान साहब को उस सीट पे जो ऑलरेडी वो रिज़ाइन कर चुके हैं, लेकिन उसका मुस्तकबिल के इलेक्शंस पे कोई असर नहीं है, क्योंकि ये आर्टिकल 62(1)(f) की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। ये सिर्फ डी सीटिंग की हद तक किया है। और जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने ट्रायल के लिए मामले को भेज दिया है सेशन कोर्ट के पास कि वो एक ट्रायल के जरिए फैसला करेंगे कि ये मिस डिक्लेरेशन है, और इस मिस डिक्लेरेशन की वजह से कोई डिस्क्वालिफिकेशन अगर होती है तो फिर उस ट्रायल के फैसले के बाद वो इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई करने की नोटिफिकेशन दे सकता है। तो इसलिए बड़ा क्लियर है कि ये सिर्फ डी सीटिंग है और रेलेवेंसी इसकी सिर्फ मियाँ वाली सीट की है जो कि ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं इमरान खान साहब। तो इसका मतलब है कि इस फैसले से इमरान खान साहब को कोई ज्यादा सियासी नुकसान तो नहीं पहुंचा? जी, अब इस फैसले से इस हद तक तो नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचा,
कि उनको कोई ममानियत नहीं है फ्यूचर इलेक्शंस लड़ने की, लेकिन क्योंकि ये वैसे ही मेरी नज़र में गैर आइनी, गैर कानूनी, बिल्कुल बेबुनियाद किस्म का ऑर्डर है, इसमें ना आर्टिकल 62 को देखा गया, ना 63, ना इलेक्शन एक्ट को देखा गया, ना हकायक देखे गए, तो इसलिए उस हद तक तो ये चैलेंज हम करें। अब क्योंकि ऑर्डर आ गया है डिटेल, तो उस हद तक तो अभी रिट पिटिशन में ये सारी बहस होगी और अदालत फिर इस पे हम यही कहेंगे कि इस ऑर्डर को सेट असाइड किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अली ज़फ़र साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, इमरान वकील, और वो कह रहे हैं कि 30 अक्टूबर को जो कुर्रम में बाई इलेक्शन हो रहा है उसमें इमरान खान साहब हिस्सा ले सकते हैं। तो मियाँ जवेद लतीफ़ साहब, आपकी पार्टी ने तो बड़े ढोल बजाए, बड़े भंगड़े डाले और कहा कि जी इमरान खान करप्ट चोर साबित हो गया, वो तो बाई इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। मेरे इंतहाई मेरा इज़्ज़त का रिश्ता है अली ज़फ़र साहब से, छोटे भाइयों की तरह मेरे, मगर मैं हामिद मीर साहब वो कानूनी राय से ज़्यादा अपने जो ज़ाती राय है या उनकी ख्वाहिशात हैं उस पर वो ज़्यादा तकिया कर रहे थे। देखिए, अगर ऐसा होता जो भी अली ज़फ़र साहब कह रहे हैं, तो फिर ये आज कोर्ट में ये इस्तदा ना करते कि वो फ़ैसला जो है उसको आप मुस्तरद करें या हमें रिलीफ दें कि वो कुर्रम में इलेक्शन हो रहा है उस पर असरअंदाज ना हो उनका फ़ैसला। तो मैं सब ये कहूँगा कि देखें, माजी में जो इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसले किए हैं वो ये नहीं हुआ कि एक जगह से आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते या डी सीट हो गए तो किसी नए हल्के में जाके आप फिर इलेक्शन लड़ सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आप कह सकते हैं कि ये जो सज़ा है या ये जो फ़ैसला है उसका अमल दरामद जो है या उसकी कदगन जो है वो इस असेंबली की मुद्दत पूरी होने तक है। ये नहीं है कि वो चोर साबित नहीं हुए, ये नहीं है कि वो कोई गैर आइनी उनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आ गया। ये बात गलत है। और ये भी बात मैं अर्ज़ करता जाऊँ हामिद मीर साहब, अगर ये इतना ही आसान था या इतने ही पवित्र थे तो फिर 8 साल ये इलेक्शन कमीशन के फ़ैसलों को स्टे पर ना रोकते रहते, ना लंबा करते रहते, अगर इसमें कोई चीज़ ऐसी होती ना। सो ये बात साबित हो चुकी। और देखें, इससे पहले जितने अरकान असेंबली नाहल हुए हैं हामिद मीर साहब, किसी ने अगर 10 रुपए का अकाउंट भी शो नहीं किया, बेशक वो उसको ऑपरेट नहीं कर रहा था, तो उसको भी इलेक्शन कमीशन ने नाहल किया। अच्छा, आपने ये क्यों छुपाया? अच्छा, इलेक्शन कमीशन के बारे में एक सवाल है शुएब शाहीन साहब के, जिन बाई इलेक्शन के 6 हलकों में इमरान खान साहब ने कामयाबी हासिल की, तो इमरान खान साहब की कामयाबी का अभी तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया इलेक्शन कमीशन? जी, उसकी वजह उन्होंने जो बयान की है ना, वो ये की है कि इलेक्शन एक्सपेंसेस जो हैं वो उन्होंने जमा नहीं कराया, और जिस दिन इलेक्शन एक्सपेंसेस वो जमा कराएंगे वो उनका नोटिफिकेशन हो जाएगा। उसका ताल्लुक ये इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से इलेक्शन कमीशन के फैसले के साथ नहीं है। अच्छा, एक तो ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इस केस में जो फ्यूचर में भी आएगा वो ये है कि उन्होंने 63(1)P का इस्तेमाल किया है। 63(1)P उसके अंदर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि अगर कोई और लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स्ड, अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन देता हो तो इस लॉ के तहत 63(1)P के तहत भी वो डिस्क्वालीफाई होगा। अब वो जो इलेक्शन एक्ट 2017 है, अली ज़फ़र साहब भी फरमा रहे थे, जावेद साहब की भी राय अपनी जगह पे होगी, वो ये कहता है कि अगर किसी ने कोई इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं दी जो कि हर साल के आखिर में देनी होती है, तो उसके लिए विद इन 120 डेज इलेक्शन कमीशन या कोई भी शख्स प्रोसिक्यूशन के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है। जब वो प्रोसिक्यूशन हो के कन्विक्शन हो जाएगी और उस पर सज़ा हो जाएगी, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास आएगा कि क्या उसमें सज़ा हो क्या उसकी बुनियाद पर डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है या नहीं हो सकती। तो लिहाजा इसके ऊपर जो इनका फैसला आया है वो अदरवाइज वेग भी है, वॉइड भी है, विदाउट लॉफुल अथॉरिटी भी है और लॉ के भी अगेंस्ट है। अच्छा, मज़हर अब्बास साहब, आप बताइए कि क्या ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है आज तो उसका तफसीली वर्जन भी हमारे सामने आ गया, इसका कोई इमरान खान को सियासी नुकसान हुआ है? नहीं मीर साहब, नहीं हुआ। देखिए, अगर फ़र्ज़ करें अभी खुर्रम एजेंसी में वो हिस्सा लेते हैं और बड़ी लीड से जीत जाते हैं, तो ये एक पीपल्स वर्डिक्ट कहलाएगा अगेंस्ट द जजमेंट। वो तो यही कहेंगे कि भाई आपने मुझे नाअहल करार दिया मियांवाली की सीट पे, इस सीट पे मैंने उस नाअहली के बाद इतनी बड़ी लीड से जीत कर अवाम का जवाब आपको दे दिया।
और ओवरऑल परसेप्शन जो बनेगा वो यही बनेगा कि आप पॉलिटिशियंस को इस तरीके से डिस्क्वालीफाई करके आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से बाहर नहीं कर सकते। जब भी इस तरह के फैसले होते हैं उसका लोगों के और उनके फॉलोअर्स पे असर उल्टा होता है। एक सेकंड के लिए, और ये इससे इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इमरान खान ने एक पूरा नैरेटिव अगेंस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी बनाया हुआ है और उन्होंने अपने फॉलोअर्स को जहनी तौर पे तैयार कर लिया था कि ये मुझे नाअहल करेंगे, ये मेरे खिलाफ फैसला देंगे। उन्होंने ये कह दिया कि ये इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बायस्ड है, तो उन्होंने अपने फॉलोअर्स का और अपने चाहने वालों का एक जहन पहले ही तैयार कर लिया। अच्छा, ये जवेद लतीफ साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और देखें, फिर सुप्रीम कोर्ट में जी जी मजहर साहब भी भाई उनके हैं, खिलाफ फैसला और आ जाता है, खास तौर इलेक्शन कमीशन का पे फैसला शाहीन दुरुस्त हो साहब, जाता अली है। जफर साहब तो एक ही जमात से तल्लक रखने वाले नहीं, हैं। एक ही जमात नहीं है। मजहर अब्बास साहब एक मजहर- इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं। अच्छा मेरी अर्ज सुने, मजहर अब्बास साहब भी और मैं भी उनके एक जो इंडिपेंडेंट, मेरी राय है। नहीं एक सेकंड। हमारी अच्छा, राय को शाहीन आप साहब, और आप भी तो ना अपनी लगाएं। और नहीं, आप भी अपनी आप तीन लोग जो आपकी हैं, अपनी राय आप है। तीन लोग एक राय रखते हैं, ठीक हाँ, है। अब ठीक कह रहे मुझे हैं। मुझे ये ठीक मुझे है, मुझे भी ये राय बात। देने का हक दें। देखिए, जो मजहर अब्बास साहब बात कर रहे हैं ना, मुझे बड़े एहतराम से उनकी खिदमत में अर्ज करना है कि जब नवाज शरीफ को डी सीट किया गया था, जब नाअहल किया गया था, तो आपको याद होगा NA 120 का इलेक्शन हुआ था और उसके फौरी बाद हुआ था। और फिर आपको याद होगा कि रातों रात 2 जमातें खड़ी की गई थी और फिर आपको याद होगा कि किस तरह वहाँ इलेक्शन कैंपेन होती थी और इसके बावजूद इलेक्शन बेगम कुलसूम नवाज ने जीता और वो एक दिन हल्के में भी नहीं गई, वजह बीमार थी। मगर क्या फिर आप ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो कौम ने फैसला दिया, अवाम ने फैसला दिया, उस फैसले को वो नहीं करना चाहिए? अच्छा, अब आपने मदर साहब की मतलब इस तरह ना बात, करें। आपने मदर साहब की बात के अंदर इंटरवीन किया, तो अभी उनको भी मौका दें। अभी उनकी भी मैं मदर साहब आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, लेकिन मुझे जरा अगर आप इजाजत दें, मैंने एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद जी। मजहर अब्बास साहब, अब आपको क्या लग रहा है कि ये जो कुछ हल्के दावा कर रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, तो क्या ये खबरें दुरुस्त हैं और क्या इमरान खान साहब वाकई लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे? देखिए मीर साहब, हार्ड पोजीशंस तो अभी तक कहीं मुझे वो नहीं नज़र आया कि कहीं फ्लेक्सिबिलिटी शो की जा रही हो। तो अगर सरफेस पे हम देखें तो सरफेस पे तो वो बात नहीं नज़र आ रही। और जिन लीडरों के नाम आए हैं कि जी इनके दरमियान कोई राब्ता हुआ है और मुज़ाकरात हुए हैं और उसमें और भी लोग कुछ शरीक हुए हैं, तो उनसे आप बात करें तो वो उसकी तरदीद करते हैं। ये नहीं कि वो नहीं तस्दीक करते हैं, ना तरदीद करते हैं, बल्कि तरदीद करते हैं उनकी। और दोनों तरफ तो से उस लिहाज तरदीद की से जाती देखें है। तो मुझे नहीं पता कि दोनों साइडें तरदीद करती हैं, गवर्नमेंट भी और दोनों PTI तरफ से भी। तरदीद की जा रही है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और लेकिन उसके बावजूद मीर साहब हमें पता है कि रवाबित रहते हैं, वो कहते हैं, लेकिन कोई बाज़ाब्ता मुज़ाकरात, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू हुए हैं। रवाबित और होते हैं, मुज़ाकरात किसी एजेंडे के तहत हों वो और होते हैं। उस लिहाज से मुझे नहीं लगता कि कोई ब्रेक थ्रू है। इमरान खान मुझे इस लिहाज से डेस्परेट लग रहे हैं कि वो कॉल देंगे, इसलिए कि कॉल ना देना उनके लिए अब डिसएडवांटेजेस में जा रहा है। कॉल ना देना, उनके फॉलोअर जो है फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इसलिए मेरा ख्याल है वो कॉल तो ज़रूर देंगे। अब कॉल लॉन्ग मार्च की होती है या अपने अपने शहरों में किसी तरह का प्रोटेस्ट की होती है, वो अलग बात है। अच्छा ठीक है। अब जवेद लतीफ़ साहब, ये सवाल मैंने आपसे नहीं पूछना क्योंकि आप तो अंदर से मुज़ाकरात के हैं ही खिलाफ, तो आप भी यही कहेंगे कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहा, इसलिए मैंने ये सवाल ही नहीं करना आपसे। मैंने सवाल कुछ और करना है। आप भी फेडरल मिनिस्टर हैं और एक और भी हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। वो कल आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में थे, तो वहाँ पे जब उन्होंने तकरीर शुरू की तो नारे लगने शुरू हो गए, अली वज़ीर को रहा करो, अली वज़ीर को रहा करो। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ज़रा सुने। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस का क्लोजिंग सेरेमनी से खिताब करने का मौका मिला है। और मुझे बहुत खुशी हो रहा है
कि मुझे आपसे बात करने का ये मौका मिल रहा है। भाइयों, आप वहां जाके एहतजाज करें जो उनको रहा कर सकते हैं। तो सवाल मेरा ये है कि अली वज़ीर साहब जो हैं कराची की एक जेल में बंद हैं। जब आपने शहबाज शरीफ साहब को वोट डलवाना होता है तो आप उनको ले आते हैं कौमी असम्बली में, फिर दोबारा शोर पड़ता है, स्पीकर कौमी असम्बली परवेज़ अशरफ साहब उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते हैं, उनको नहीं लाया जाता। तो फिर जब बिलावल साहब कहीं पे जाते हैं तो लोग कहते हैं अली वज़ीर को रहा करो, तो बिलावल साहब कहते हैं जी वो उनसे जाके कहो जो उसको रहा कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान भी कहते हैं कि जब मैं वज़ीर आज़म था तो इख्तियार किसी और के पास था, तो आज बिलावल साहब ने भी कह दिया कि हाँ मैं वज़ीर ख़ारजा हूँ, इख्तियार किसी और के पास है। तो ये बेइख्तियारी के मामले पे इमरान खान और बिलावल साहब की एक राय सामने आ रही है। नहीं, अगर इजाज़त दे दें तो मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ जो आप मुज़ाकरात के आपको हवाले 2 दफ़ा से, इजाज़त देता हूँ। बड़ी मेहरबानी। गुजारिश ये है कि जो मुज़ाकरात का जहाँ तक तल्लक है तो किसी सियासी जमात से या हुकूमत वक्त से यकीन जान लें कि कोई मुज़ाकरात नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था कि आपने यही कहना है, या एक जुमला, इसलिए मैंने आपसे सवाल ही नहीं किया। इस जुमले का आखिरी हिस्सा, गुजारिश ये है हामिद मीर साहब, मगर आप कोट करें इमरान खान साहब को जो उन्होंने कहा कि बैक चैनल राब्ते हैं। भाई बैक चैनल उन्होंने कहा हैं भी हैं और नहीं भी हैं, हैं भी और वो नहीं आपके साथ नहीं है। हाँ, वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ। बस अब मुझे ये बताएं कि एक तरफ उनके बारे में क्या क्या अलकाब उनको देते हैं और दूसरी तरफ रातों को मुज़ाकरात करते हैं। ये है मैं मुज़ाकरात। मुनासिब नहीं समझता कि मैं इधर नवाज शरीफ साहब के क्लिप चला दूं जो उन्होंने क्या क्या अलकाबात दिए थे और फिर आजकल कौन कौन उनको फ़ोन करता है। हामिद मीर साहब रुक जाएं, फिर गुजारिश इतनी है कि हमने जो नाम लिए थे, मैं लेता हूँ, मैं कहता हूँ आपको कि आज आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जहाँ आप भी थे, वहाँ काजी ईसा फ़ायज़ मोहतरम जो हैं इंतहाई बेबाक और बहादुर इंसान जो हैं, इंसाफ जहाँ से मिलता है आप लोगों को या हमें जो तवक्को है वहाँ से, उन्होंने जो कहा कि अदारों का नाम लेने की बजाय आप शख्सियात का नाम लें, तो वो तो हम लेते हैं। चलिए ठीक है। अब आ जाएं जो बात आपने की अली वज़ीर के हवाले से। सवाल आपका ये है, अब आप देखें अली वज़ीर ने तो कुछ भी नहीं कहा उस वहाँ तक जहाँ तक इमरान खान पहुँच गए। बात तो असल लोग सही कह रहे हैं कि भाई अगर इमरान खान को गिरफ्तार कर नहीं सकते, अली वज़ीर को छोड़ नहीं सकते, तो जाएं कहाँ? तो बेख्तियार है ना फिर आप। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। क्या बात की है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मान गए हो तुसी। मगर ये सच हर दफा बोलना चाहिए। अच्छा, तो इमरान खान जब इमरान खान जब हुकूमत में होते हैं तब एक पेज का जिक्र करते हैं और अब आप इतना लंबा जवाब दिया। शुएब शहीन साहब, कैसा लग रहा है आपको कि इमरान खान साहब ने जिस बेख्तियारी का रोना रोया तो जवेद लतीफ़ साहब मान गए हाँ जी हम भी बेख्तियार हैं, और वज़ीर ख़ारजा साहब भी कल मान गए। तो कहने का मतलब ये हुआ जो असल ताकत है वो जो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है, तो ये क्यों खिलौना बनते हैं। तमाम सियासतदानों की बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली वन पार्टी। ये PDM ने ये हुकूमत अपने ज़िम्मे, उनका एक एजेंडा लेके आपने अपने ज़िम्मे ली क्यों? आपने उनके खाते, आपने किस खाते में ले लिए? इमरान खान का भी जिक्र, मैं तमाम का जिक्र कर रहा हूँ। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को दोबारा मिसाक जमहूरियत में लाना पड़ेगा। एस्टेब्लिशमेंट का रोल ट्रू सेंस में पॉलिटिक्स से निकालना पड़ेगा। 243, 244। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब के बारे में सवाल पैदा होता है कि वो बार बार फिर बैकडोर से एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता क्यों करते हैं कि जनाब इलेक्शन करवाएं, जब वो कहते हैं कि भाई हमारा काम नहीं है, तो बार बार वो क्यों रब्ता करते हैं उनके साथ? अगर उनका काम ना होता तो कल शायद वजीर खारजा साहब ये ना कहते कि उनके पास जाएं और जाकर छुड़वाएं। अच्छा, वजीर खारजा साहब ने एक और भी बात कर दी है, वो मैं आपको बताता हूँ वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। मज़हर अब्बास साहब, अभी मैंने बिलावल साहब की तकरीर का एक हिस्सा था जो कल उन्होंने तकरीर की थी, वो हिस्सा मैंने अभी नशर किया वक्फे से पहले। अब आज उन्होंने एक और बयान जारी किया, ज़रा सुने वो क्या कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो नारे लगे थे वहाँ आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस पे वो नामुनासिब थे। हमने बार बार ये दहशतगर्दी का जो आग है पूरी मुल्क में, हमने सब इसका मुकाबला किया है और हम सब इसके विक्टिम्स हैं।
ना सिर्फ मैं ख़ुद एक सियासतदान होते हुए या मेरा ख़ानदान भी इसके विक्टिम्स है, आम शहरी भी इसके विक्टिम्स है, और हमारा जो फ़ौज है, हमारा जो सिपाही है, हमारा जो सोल्जर्स है, वो सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हैं। अच्छा मदर साहब, आप इस राय से इत्तेफाक करेंगे कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हो या कोई भी फोरम हो जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बात होती है तो वहाँ पे उन लोगों पे तनकीद करनी चाहिए जो आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं, इदारों पे तनकीद नहीं करनी चाहिए। यही बात जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने कही और यही बात अब बिलावल साहब भी कह रहे हैं। आप इनसे इत्तेफाक करते हैं? मीर साहब, दोनों से बदद एहतराम मैं इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा। देखिए, इस मुल्क में जब मार्शल्ला लगता है तो कोई एक फ़र्द नहीं लगाता मार्शल्ला। इस मुल्क में जब अदलिया जो है उसका फुल बेंच किसी मार्शल्ला को नज़रिए ज़रूरत के तहत आइन में तरमीम का भी इख्तियार दे देता है और उसके बाद वो हुक्मरान 11 साल 9 साल 10 साल तक हुक्मरानी करता है, तो क्या मैं सिर्फ चंद नाम लूँ या मैं फिर इदारे पे सवाल उठाऊं कि ये पूरी सुप्रीम कोर्ट ने कैसे अलाउ कर दिया, आइन तोड़ने वाले को आइन में तरमीम का इख्तियार तक दे दिया। तो मेरा नहीं ख्याल इसे सोचना चाहिए। जहाँ तक अली वज़ीर का ताल्लुक़ है, देखिए इस मुल्क में वज़ीर और अली वज़ीर का एक जैसा हाल है, एक जेल के अंदर है और एक बेख्तियार वज़ीर, जिस तरह जावेद लतीफ़ साहब बैठे हैं, बिलावल भुट्टो बरमला ये कहते हैं कि जी उनसे जाके पूछो। उनसे क्यों पूछूं, मैं आपसे क्यों नहीं पूछूं कि सिंध में आपकी हुकूमत है कि आप इतने बेबस हैं, और अगर बेबस और बेख्तियार हैं तो फिर इख्तिदार का शौक़ क्यों है? इन लोगों को इख्तिदार का शौक़ क्यों होता है कि अगर बेख्तियारी है तो फिर छोड़ दें इख्तिदार, ना लें इख्तिदार। इमरान खान भी आज ये कह रहे हैं, उस वक्त नहीं कहते थे। अच्छा जवेद लतीफ़ साहब, अगर इतनी बेख्तियारी है तो इतना शौक क्यों है आपको इक़्तिदार का? आप क्यों फेडरल मिनिस्टर बने बैठे हैं? आप रिज़ाइन क्यों नहीं करते? देखें, अगर तो मेरे रिज़ाइन से मामला ठीक हो सकते हैं तो मैं अभी लिख के देने को तैयार हूँ। मेरी गुजारिश ये है कि मैं इस बात से इत्फाक नहीं करता मज़र साहब के वो कहें कि चंद लोग नहीं पूरे अदारे। मैं ये कहूँगा कि अदारों में बैठे लोगों से गलतियाँ जब होती हैं तो पूरे अदारे को बुरा कहा जाता है, ये बात दुरुस्त है, मगर अदारों में बैठे लोगों पर तनकीद होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अदारे को बुरा करना चाहिए। बारी बारी सर, आप क्योंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं, तो जो बात जस्टिस काजी फायद ईसा ने की और जो बात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की वो काफ़ी मिलती जुलती है, लेकिन मदर साहब उससे इत्तेफाक नहीं कर रहे। आप क्या कहें? देखिए, दोनों चीज़ें दोनों हवालों से बात ठीक है। अगर कोई एक शख्स वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है तो आप उसका नाम लें। अगर इदारा बतौर आ करके मार्शल्ला लगा देता है, या जैसे इन्होंने कहा मज़र साहब ने 17 जजेस बैठ के उस मार्शल्ला को शेल्टर दे के ये कहते हैं कि आप आइन में तरमीम भी कर लें, या जैसे नजरिया ज़रूरत ईजाद किया था। लेकिन ये तो माजी की बातें हैं ना सारी, अभी तो कोई मार्शल्ला नहीं लगा रहा। अब नहीं तो मार्शल्ला की कैफियत तो है। हाँ। किसने कहा है मार्शल्ला नहीं है? मार्शल्ला की कैफियत है। आपका जर्नलिस्ट सेफ नहीं है, आपका कोई सियासतदान सेफ नहीं है, आपकी हालात ऐसे हैं कि घुटन का माहौल है। ये जो साले मोहम्मद खान के साथ और आजम स्वाति के साथ हुआ है, ये तो पूरी पार्लियामेंट के मुंह पे थप्पड़ है। नहीं, देखें जितना पिछले 5 साल से हो रहा है, कस्टोडियल टार्चर हुआ है। शहबाज गिल पे जो हुआ, जो शहबाज गिल पे हुआ, जो अली वजीर के साथ हो रहा है, जो आजम सवाती के साथ हो रहा है, जो उससे पहले इमरान रियाज के साथ हुआ, आपके साथ जो जावेद लतीफ के साथ हुआ, हर एक के साथ जो हो रहा है। चलें, ये तो बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि ये वर्स्ट कंडीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ये क्या होती है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आपका आइन बरकरार है, अगर आपकी अदालतें काम कर रही हैं, अगर आपके इदारे ठीक काम कर रहे हैं, तो फिर ये घुटन का माहौल क्यों है? ये कस्टोडियल टार्चर क्यों हो रहा है? बिल्कुल ठीक है, दैट इज रॉन्ग। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और ये जो आखिर में बात हो रही थी, तो ये सिर्फ अली वज़ीर साहब जब गिरफ़्तार हुए थे, तो अगर उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थोड़ा रजिस्ट करती, थोड़ा एहतजाज करती, तो शायद आज आज़म स्वाति और साले मोहम्मद ख़ान के साथ वो ना होता जो आज हो रहा है। बहरहाल जो पहले हुआ वो भी गलत था, जो आज हो रहा है वो भी गलत है, और इस मामले के ऊपर पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसको एक स्टैंड लेना चाहिए कि स्पीकर साहब ने अली वज़ीर का प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किया, उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? ये कोई पूछेगा या नहीं पूछेगा? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।